कुछ देश है जिसमें दोहरी नागरिकता का प्रावधान है। ठीक है, दोहरी नागरिकता मतलब वहां पर संघ की नागरिकता अलग ली जाती है और राज्य की उसकी अपनी अलग होती है। ठीक है, वहां का जो नागरिक है वो दो प्रकार से नागरिकता ग्रहण कर सकता है, सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट। ठीक है, अच्छा, आजकल ये काफी चर्चा में है। ठीक है, क्या है सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट? हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं शशि शर्मा पढ़ने वाले चैनल में आपका स्वागत करता हूँ। दोस्तों, हम अब तक हमने पॉलिटी में अपने 2-3 सेशन को कंप्लीट किया। ठीक है, सबसे पहले हमने संविधान की पृष्ठभूमि के बारे में जाना। कल हमने जो टॉपिक पढ़ा था वो भारत संघ एवं उसके राज्य क्षेत्र को लेकर था। ठीक है, आज हम जो टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं वो होगा नागरिकता। ठीक है, यानी कि सिटीजनशिप, और ये अनुच्छेद 5 से और 11 तक रहने वाला है। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। नागरिकता, नागरिकता यानी कि सिटीजनशिप। ठीक है दोस्तों, नागरिकता होती क्या है? देखिए, आप किसी भी देश में चले जाइए। ठीक है, किसी भी देश में दो तरह के नागरिक होते हैं। ठीक है, नागरिक होते हैं यानी कि वहां के निवासी। ठीक है, जो वहां पर रहते हैं। और किसी भी राज्य में आप चले जाइए, वहां पर दो तरह के नागरिक होते हैं। एक तो वे जो उस देश के स्थायी नागरिक, जो मूल नागरिक है उसके। ठीक है, और दूसरे क्या होते हैं? दूसरे जैसे अन्य देशों से उस देश में जिन्होंने प्रवास किया हो, वे नागरिक। ठीक है, तो इसी तरह भारत में भी क्या थे? दो तरह के नागरिक है। ठीक है, एक तो कौन से? एक तो मित्र राष्ट्र के, यानी कि दो तरह कौन कौन से? एक तो मित्र देशों के, ठीक है, और दूसरे क्या है? शत्रु देशों के। अच्छा, इसमें ना एक फैक्ट है, मित्र देशों के कौन होंगे और शत्रु देशों के कौन होंगे, इसमें कैसे आप अंतर जानेंगे। ठीक है, मित्र देश तो वे होंगे जिसके साथ भारत के क्या होंगे, मतलब अच्छे संबंध होंगे। ठीक है, और शत्रु देश कौन होंगे? यानी कि मित्र राष्ट्र जैसे अमेरिका हो गया। ठीक है, या आप मित्र राष्ट्र में ही एक चाइना को मान लीजिए। वैसे तो चाइना मित्र राष्ट्र है नहीं हमारा। ठीक है, अब होता क्या है, चीन के साथ हमारा युद्ध शुरू हो गया। ठीक है, लेकिन चीन के और अमेरिका के दोनों नागरिक क्या है, हमारे देश में पहले से ही रह रहे हैं। ठीक है, तो उसमें ये क्या होगा, चीन ये हमारा शत्रु देश हो गया। ठीक है, और अमेरिका क्या है, अभी तक मित्र राष्ट्र है। ठीक है, ये हमारे मित्र देश के यहाँ पर जो भी नागरिक होंगे वो मित्र देश के कहलाएंगे, और जो चीन के होंगे उनको हम शत्रु देश के नागरिक कहेंगे। अच्छा, युद्ध के समय में ना सिटीजनशिप अमेंडमेंट, जितने भी इसके अंतर्गत मतलब अनुच्छेद या आर्टिकल जो नियम आते हैं ना, उसको हम कुछ परिवर्तन के साथ रखते हैं। जैसे शत्रु देश के जितने भी नागरिक होंगे उन पर हम वे क्या होंगे, गिरफ्तारी और नजरबंदी से मुक्त नहीं रहेंगे। ठीक है, जैसे संविधान में हमारा एक आर्टिकल है अनुच्छेद 22। ठीक है, अनुच्छेद 22 क्या करता है, ये एक मौलिक अधिकार में, ठीक है, ये क्या है, ये मौलिक अधिकार के अंतर्गत आता है अनुच्छेद 22। और इसमें लिखा है कि कोई भी व्यक्ति, ठीक है, जो भारत का नागरिक होगा वो गिरफ्तारी और नजरबंदी से संरक्षण उसका रहेगा। ठीक है, लेकिन जब भी किसी अन्य देश के साथ भारत का युद्ध होगा तो उसमें इस मौलिक अधिकार को क्या होगा, छीन लिया जाएगा। ठीक है, भारतीय संसद के द्वारा। ठीक है, यानी कि उस शत्रु देश के जितने भी नागरिक होंगे ना, उन पर केंद्र सरकार क्या रहेगी, कड़ी नजर रहेगी। ठीक है, कि वे क्या प्रतिक्रिया कर रहे हैं। ठीक है, अच्छा, अब होता क्या है, देखिए, भारत के जो मूल नागरिक है, ठीक है, और जो विदेशी है, जो विदेश से आए हैं भारत में, ठीक है, उसमें उन दोनों में उनकी नागरिकता में दो अंतर है। एक तो यह है कि भारत के जो स्थायी नागरिक है ना, उनको तो वो सभी मौलिक अधिकार दिए जाएंगे जो अन्य विदेशियों को नहीं दिए जाएंगे। कौन कौन से होंगे? जैसे भारत का जो मूल नागरिक होगा
वो क्या कर सकता है भाई, चुनाव में भाग ले सकता है, ठीक है, चुनाव में भाग ले सकता है। दूसरा, वो क्या कर सकता है, वो चुनाव भी लड़ सकता है, ठीक है, चुनाव लड़ सकता है, ठीक है, और मतदान कर सकता है, ठीक है, मतदान कर सकता है वो। लेकिन ये अधिकार क्या है, विदेशों को तो नहीं है, ठीक है। दूसरा, जाति धर्म नस्ल सुधार, मतलब जाति व धर्म नस्ल के आधार पर भारतीयों के साथ तो भेदभाव नहीं किया जाएगा, ठीक है। लेकिन एक प्रकार से कह सकते हैं कि विदेशियों को इस अधिकार से रोका जा सकता है, ठीक है। और अन्य तरह के जो अधिकार है, यानी कि राष्ट्रपति का चुनाव भारतीय लड़ सकता है, ठीक है, जो जन्म से भारत का मूल नागरिक है, लेकिन अन्य विदेशी इसमें नहीं लड़ सकता, ठीक है। अच्छा, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट, जो ये है ना, नागरिकता संबंधी जो अधिनियम बनाया गया था, ठीक है, नागरिकता अधिनियम, नागरिकता अधिनियम किसे कहते हैं, 1955 को, ठीक है। ये क्या है, 1955 इसका मूल अधिनियम है, ठीक है। नागरिकता अधिनियम का मौलिक जो अधिनियम है वो क्या होगा, 1955। इसके बाद कई तरह के मतलब इसमें संशोधन हुए, ठीक है, जैसे 1957 में, ठीक है, उसके बाद फिर 1960 में हुए। इस प्रकार कुल मिलाकर 8 संविधान संशोधन किए गए नागरिकता में, ठीक है। कौन कौन से, जैसे एक तो ये हो गया 1955, ठीक है, एक हो गया 1957 में, फिर उसके बाद लाई ये 1960, ठीक है भाई, उसके बाद 1985, ठीक है, 1988 में हो गया, फिर एक 1992 में हो गया, ठीक है, और फिर 2003 में, फिर 2005 और लास्ट में फिर 2015, ठीक है। और एक अभी हुआ है जो 2019 में हुआ है, यानी कि ये क्या है, ये वो सीएए वाला है जो फिलहाल चर्चा में है, ठीक है, सीएए, यानी कि सीए की फुल फॉर्म क्या होगी, सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट, ठीक है, यानी कि नागरिकता अधिनियम, ठीक, नागरिकता संशोधन अधिनियम। अच्छा, अब ठीक है, ये हो गए इसके 8 अधिनियम। अच्छा, अब जो नागरिकता जो है ना, नागरिकता के जितने अनुच्छेद है, यानी कि जितने भी उसके, वे कहां से हैं, 5 से लेकर 11 तक, अनुच्छेद 5 से लेकर और 11 तक भारतीय संविधान में नागरिकता का उल्लेख किया गया है, ठीक है, किसका किया गया है, नागरिकता का। और इसको भाग 2 में रखा गया है, ठीक है, ये चीज इंपॉर्टेंट है। तो अब हम टॉपिक वाइज अनुच्छेद को, मतलब क्रम वाइज हम इसको पढ़ेंगे, ठीक है। तो दोस्तों, नागरिकता है ना, नागरिकता 2 तरह से ली जा सकती है, मतलब 2 तरह से नहीं, कई तरह से ली जा सकती है, उसके अलग अलग प्रावधान दिए गए हैं, ठीक है। जैसे अनुच्छेद 5 की हम बात करेंगे, अनुच्छेद 5 में, अनुच्छेद 5 में क्या होगा, वह व्यक्ति जो मूल नागरिक हो, ठीक है, जो भारत का मूल नागरिक होगा, ठीक है, वह समझा जाएगा यदि उसका जन्म क्या हुआ हो, जन्म भारत में हुआ उसका, ठीक है, उस व्यक्ति का जन्म भारत में हुआ हो, या उसके माता पिता और दादा दादी, ठीक है, वे क्या हो, भारत के मतलब नागरिक रहे हो, ठीक है, और ठीक है, भारत के वे नागरिक रहे हो, तो वह व्यक्ति क्या होगा, भारत का नागरिक समझा जाएगा, ठीक है। जन्म से लेकर या वंश के आधार पर, ठीक है, कई तरह से नागरिकता प्रदान की जा सकती है, ठीक है भाई।
चलिए, अनुच्छेद 6, अब हम पढ़ेंगे आर्टिकल 6। अनुच्छेद 6 में क्या होगा, वे व्यक्ति जो पाकिस्तान से भारत आए हैं, ठीक है, जो पाकिस्तान से कहाँ है, भारत आए हैं, ठीक है, यानी कि जो व्यक्ति 19 जुलाई 1948 को क्या हुआ, पाकिस्तान चला गया, ठीक है, उससे पहले 1948, सॉरी, उससे अनुच्छेद मतलब 19 जुलाई 1948 से पहले क्या हुआ, पाकिस्तान निर्वासित हो गया, ठीक है, लेकिन उसके बाद उसने निश्चय किया कि मुझे तो भारत में जाना है, तो अब 1948 के बाद, ठीक है, अगर वो क्या हुआ, भारत वापस आ गया, ठीक है, और भारत वापस आ गया और उसके दादा दादी, ठीक है, या माता पिता में से कोई एक या दोनों, ठीक है, वे भारत के नागरिक रहे हो, कब, जब तक भारत का विभाजन नहीं हुआ था, ठीक है, तो वह व्यक्ति क्या है, भारत का नागरिक समझा जाएगा, लेकिन वह भारत में 6 माह तक पंजीकरण का जो प्रार्थना पत्र वो उसको देगा केंद्र सरकार को, उससे पहले 6 माह तक भारत में रह चुका हो, ठीक है, शर्त ये भी रहेगी, ठीक है भाई। अच्छा, तो वह व्यक्ति क्या होगा, उस व्यक्ति को भारत का नागरिक समझा जाएगा, उसको नागरिकता प्रदान कर दी जाएगी। अब आता है अनुच्छेद 7, ठीक है, अनुच्छेद 7 में बताया गया है कि वह व्यक्ति जो पाकिस्तान चला गया हो, ठीक है, लेकिन पाकिस्तान से फिर भारत आ गया हो, ठीक है, अनुच्छेद 6 में तो क्या था, जो व्यक्ति पाकिस्तान से भारत आया हो, ठीक है, यानी कि पाकिस्तान में रह रहा था, वहां से भारत आया हो, और अनुच्छेद 7 में पहले भारत में था, पाकिस्तान गया, फिर पाकिस्तान से वापस भारत में आया, ठीक है, इस संबंध में भी सेम यही कंडीशन लागू होगी कि यदि वह व्यक्ति 1 मार्च 1947 को तो वो पाकिस्तान चला गया, ठीक है, और इसके बाद यानी कि 26 जनवरी 1950 से पहले या 1950 को भारत में वापस आ गया, ठीक है, तो वह व्यक्ति भारत का नागरिक समझा जाएगा, ठीक है, और उसको भारत की नागरिकता प्रदान कर दी जाएगी, लेकिन उसमें भी एक यही शर्त रहेगी कि वो 6 माह तक पंजीकरण प्रार्थना पत्र के 6 माह तक भारत का सदस्य वो नागरिक रहा हो, ठीक है, तो उसको भी नागरिकता प्रदान कर दी जाएगी, ठीक है। चलिए, अब आता है अनुच्छेद 8, ठीक है। अच्छा, इस अनुच्छेद को देखिए, काफी इंपॉर्टेंट है। अनुच्छेद 8 कहता है वे व्यक्ति जो अन्य देश में रह रहे हो, ठीक है, जो अन्य देश में रह रहे हो, किसी अन्य देश में, लेकिन भारत के मूल नागरिक हो, ठीक है, भारत के क्या हो, मूल नागरिक हो, लेकिन अब वे क्या है, किसी दूसरे देश में रह रहे हो, लेकिन उनके माता पिता क्या हो, भारतीय हो, ठीक है, तो उसको क्या करना पड़ेगा, उसको राजनीतिक कूटबंदी द्वारा, मतलब एक अपनी कूटनीतिक नीति अपनाएगा और उसके तहत पार्षदीय प्रतिनिधि, ये प्रणाली है, ठीक है, पार्षदीय प्रतिनिधि, इसके तहत ये क्या करेगा, मतलब प्रार्थना पत्र देगा और भारत का नागरिक ये बन जाएगा, ठीक है, लेकिन शर्त वही रहेगी इसकी भी, ठीक है, माता पिता इसके या दादा दादी में से कोई भी एक या दोनों क्या हो, भारत के नागरिक हो, ठीक है, तो लेकिन भले ही ये बाहर रह रहा हो, ठीक है, और अगर भारत में आना चाहिए, इसको भारत की नागरिकता चाहिए, तो ये इस द्वारा
भारत का नागरिक बन जाएगा। ठीक है, चलिए अब आता है आर्टिकल 9। ठीक है, आर्टिकल 9। देखिए इस अनुच्छेद को याद करने की एक शॉर्ट सी ट्रिक है। 9 का मतलब क्या होगा? 9 को हिंदी में क्या बोलते हैं? 9। ठीक है, और 9 का इंग्लिश में हम कर देंगे 9। यानी कि इसका अर्थ क्या हुआ कि ये किसी नागरिकता को अस्वीकार कर सकता है। ठीक है, यदि कोई क्या हुआ, भारत का कोई नागरिक, ठीक है, और उसने किसी अन्य देश में जाकर किसी दूसरे देश की नागरिकता क्या कर लियो, ग्रहण कर लियो, ठीक है, तो वो भारत का नागरिक नहीं समझा जाएगा। ठीक है, कोई व्यक्ति है जैसे उसने अमेरिका में उसने क्या कर ली, नागरिकता ले ली। ठीक है, तो उसकी भारत की नागरिकता स्वतः ही समाप्त कर दी जाएगी। ठीक है भाई, तो अनुच्छेद 9 कहता है कि यदि किसी व्यक्ति ने किसी अन्य देश में नागरिकता ग्रहण कर ली हो तो भारत से उसकी नागरिकता समाप्त कर दी जाएगी। ठीक है, अनुच्छेद 10। ठीक है, अनुच्छेद 10 कहता है कि कोई व्यक्ति भारत का नागरिक समझा जाएगा, भारत का नागरिक होगा। ठीक है, या समझा जाएगा कब? जब संसद उपयुक्त प्रावधानों के अनुसार एक विधान का निर्माण करे। ठीक है, एक विधि बनाए। ठीक है, तो अनुच्छेद 10 कहता है कि यदि संसद कोई ऐसी विधि बनाए जिसमें उक्त दो तथ्यों का समावेश हो, यानी कि वह भारत का नागरिक होगा या भारत का समझा जाएगा, उसमें ऐसी परिभाषा दी गई हो। ठीक है, तो अनुच्छेद 10 के अनुसार, ठीक है, ये होगा। अच्छा, अब अनुच्छेद 11। अनुच्छेद 11 क्या कहता है? भारतीय संविधान का अनुच्छेद 11 नागरिकता के अर्जन व समाप्ति से संबंधित है। ठीक है, नागरिकता के क्या है? अर्जन यानी कि ग्रहण करने या समाप्ति। अनुच्छेद 11 कहता है कि संसद जो है ना, किसी की नागरिकता को ग्रहण करवा सकती है या उसको समाप्त कर सकती है। ठीक है, यही अनुच्छेद 11 में दिया गया है। ठीक है, अच्छा भारत में क्या है? अच्छा ये बताइए, भारत में एकल नागरिकता है या दोहरी नागरिकता है? बताइए। भारत में एकल नागरिकता का प्रावधान है। ठीक है, एकल नागरिकता। ठीक है, लेकिन अन्य देशों जैसे अमेरिका, स्विट्जरलैंड, ठीक है, क्या होगा? जैसे अमेरिका, मैंने कहा अमेरिका व स्विट्जरलैंड ऐसे कुछ देश है जिसमें दोहरी नागरिकता का प्रावधान है। ठीक है, दोहरी नागरिकता मतलब वहां पर संघ की नागरिकता अलग ली जाती है और राज्य की उसकी अपनी अलग होती है। ठीक है, वहां का जो नागरिक है वो दो प्रकार से नागरिकता ग्रहण कर सकता है, अमेरिका या स्विट्जरलैंड का। एक तो उसने अमेरिका के संघ की नागरिकता ग्रहण की है, और दूसरी वो जहां जिस राज्य में रह रहा है ना, उसकी नागरिकता भी उसको प्राप्त है। यही प्रावधान सेम स्विट्जरलैंड के है। ठीक है, लेकिन भारत ने क्या किया? भारत के संविधान निर्माताओं ने, संविधान सभा के जो सदस्य थे, संविधान बनाने से पूर्व उन्होंने एक अवधारणा अपनी प्रस्तुत की कि अगर हम यहाँ पर दोहरी नागरिकता प्रावधान लाएंगे तो इसमें क्या होगा, मतलब उस व्यक्ति के साथ भेदभाव किया जा सकता है। ठीक है, भेदभाव कैसे? जैसे कोई व्यक्ति है, ठीक है, संघ सरकार यानी कि केंद्र सरकार के अधीन उसको नौकरी प्राप्त हो गई। ठीक है, और उसको सारी सुख सुविधाएं कौन दे रहा है? केंद्र सरकार।
ठीक है। लेकिन अब वो राज्य का भी निवासी है, तो राज्य से संबंधित जितनी उसकी सेवाएं होगी ना, तो उसमें हो सकता है कि राज्य अपना हस्तक्षेप करके अपनी मतलब राज्य अपनी नीति के तहत उस व्यक्ति के साथ हस्तक्षेप कर सकता है, वो भेदभाव कर सकता है, ठीक है। ऐसे ही कोई व्यक्ति अगर राज्य की मतलब उसके पास नागरिकता है और वह है केंद्र सरकार के समक्ष मतलब कोई अगर सेवा पाता है, तो उसमें केंद्र सरकार क्या कर सकती है, उसके साथ भेदभाव कर सकती है, ठीक है। तो इसलिए भारत के संविधान विशेषज्ञों ने सोचा कि दोहरी नागरिकता भारत के लिए सही नहीं रहेगी, ठीक है। तो इसलिए भारत में क्या है, एकल नागरिकता। लेकिन बहुदलीय प्रणाली है अन्य देशों में, जैसे चाइना में, उसमें क्या है, एक दलीय प्रणाली। कुछ ऐसे विशिष्ट प्रावधान किए गए हैं, ठीक है। और इसीलिए भारत क्या है, मतलब भारत जो है ना, पूरी दुनिया के सभी संविधानों से विस्तृत और सबसे बड़ा संविधान, और वह सबसे लिखित संविधान किसका है, भारत का, ठीक है। तो ये थी नागरिकता से संबंधित अनुच्छेद जो आपने पढ़ी, अनुच्छेद 5 से 11 तक, ठीक है। अब फिलहाल 2019 में नागरिकता अधिनियम में संशोधन किया गया था, ठीक है। 2015 के बाद कब हुआ था, फिर 2019 में, ठीक है, जिसको CAA बोलते हैं। यानी कि CAA की फुल फॉर्म क्या होगी, सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट, ठीक है भाई। CAA की फुल फॉर्म क्या होगी, सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट, ठीक है। अच्छा, आजकल ये काफी चर्चा में है, ठीक है। क्या है सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट, ठीक है। ये 2019 में केंद्र सरकार द्वारा लाया गया था, ठीक है। देखिए मैं आपको बता दूं, भारतीय नागरिकता के प्रवसन, ठीक है, यानी कि यहां से प्रवास करना, और निवास, ठीक है, या विदेशियों के संबंध में 2 अधिनियम बनाए गए थे। कौन कौन से थे, एक तो मैं यहां लिख दूं 1946, ठीक है। 1946 को क्या बोला जाता है, विदेशी नागरिक अधिनियम, ठीक है, विदेशी नागरिक अधिनियम। और एक था 1920, 1920, 1920 क्या था, भारतीय पासपोर्ट अधिनियम, ठीक है, पासपोर्ट अधिनियम। तो इन 2 नियमों के तहत भारत में जितने प्रवासी आते हैं ना, या आप ये कहिए जो विदेशी आते हैं, ठीक है, पास मतलब पासपोर्ट 1920 के तहत उनको पासपोर्ट दिया जाता है, और इसके तहत वैध रूप से, अवैध नहीं, वैध रूप से जो भारत में आते हैं उनके निवास, ठीक है, प्रवास, रहने सहने और सुरक्षा संबंधित आदि जो भी नियम है, इन दोनों अधिनियमों के अंतर्गत उनकी, ठीक है, संस्तुति की जाती है, देखरेख की जाती है, ठीक है। तो ठीक है, 1920 पासपोर्ट वीजा अधिनियम, ठीक है। तो इसके अधीन क्या होता है, जो भी वैध विदेशी जो आते हैं ना, प्रवासी, और यहाँ पर मतलब रहने लगते हैं भारत में, ठीक है, इसके द्वारा उनको अनुमति दी जाती है। बाकी को अवैध समझा जाता है, ठीक है। या अनुमत जो उनका समय होता है, यानी कि जो जितना उनको टाइम दिया जाता है कि आपको ना 5 साल के वैलिड वीजा पासपोर्ट के आधार पर भारत भेजा जा रहा है, ठीक है, और उससे ज्यादा की अवधि हो जाती है, ठीक है, तो उन्हें क्या कहा जाता है, अवैध। तो भारतीय नागरिकता अधिनियम में ऐसे अवैध प्रवासियों को नागरिकता प्रदान न करने का अधिनियम मतलब नियम बनाया गया है, ठीक है। तो भारत की जो नागरिकता है ऐसे व्यक्ति को नहीं प्रदान की जाती। तो CAA में क्या है,
सीए में, सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट में, उस समय क्या था, पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान, ठीक है, यहां से बड़ी मात्रा में क्या हुआ, मतलब प्रवासी भारत आए, ठीक है, और इस अधिनियम के अंतर्गत कुछ नियम व शर्तें रखी गई है, ठीक है, कि इसमें मतलब 2015 जो 16 का अधिनियम था ना, इसका 2015 और 16 मैंने बताया था ना एक बार, इसमें संशोधन हुआ था 2015 में, ठीक है, उसमें केंद्र सरकार ने कुछ छूट दे दी इनको, किनको, जो पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से आए थे, ठीक है। अब जो वहां से आए थे वे क्या थे, धर्म के आधार पर जो प्रताड़ित हुए थे, ठीक है, जो धर्म के धार्मिक आधार पर प्रताड़ित जितने लोग थे, और उन्होंने भारत का रुख कर लिया, ठीक है, यानी कि अन्य देशों में भी उन्होंने जाना चाहा, लेकिन अन्य देशों ने उनको अपनाने से मना कर दिया, ठीक है, तो अंत में उनको भारत ने अपनाया, ठीक है। तो केंद्र सरकार ने उसमें कुछ छूट दे दी, वैसे तो कोई छूट उससे पहले थी नहीं, 2015 में उन्होंने संशोधन लाए, उसमें छूट दे दी, चलो भाई ठीक है, जो धार्मिक प्रताड़ित व्यक्ति है, धार्मिक आधार पर भारत आए हैं, उनको हम क्या देंगे, नागरिकता प्रदान करेंगे कुछ छूटों के आधार पर, ठीक है, और कुछ में कुछ शर्तें वर्तें भी थी। तो 2019 में केंद्र सरकार बीजेपी की, भारतीय जनता पार्टी मतलब केंद्र सरकार इस बिल को लेकर आई, जो 9 दिसंबर 2019 को क्या किया, लोकसभा में इन्होंने इसको विधेयक इसका पारित किया और वो पास भी हो गया, ठीक है, उसी दिन वो पास हो गया। उसके बाद फिर ये 11 दिसंबर 2019 को राज्यसभा में पेश किया गया, ठीक है, वो वहां से भी पास हो गया और राष्ट्रपति ने उस पर बाद में अपनी मोहर लगा दी, ठीक है, तो वो एक बन गया अधिनियम, ठीक है। पहले विधेयक होता है, जब तक उस पर राष्ट्रपति की अनुमति न मिले, ठीक है, जब तक राष्ट्रपति उस पर अपनी मुहर न लगा दे तब तक वह विधेयक रहता है, लेकिन राष्ट्रपति की मुहर के बाद वो बन जाता है एक अधिनियम, ठीक है। तो उसके बाद क्या हुआ, ये सीएए लागू हुआ, लेकिन तभी क्या हुआ, कोरोना आ गया, ठीक है, कोरोना काल के दौरान ये पारित नहीं हो पाया, और कुछ इसके साथ में एक एनआरसी का था, ठीक है, वो जनसंख्या रिलेटेड विधेयक था मतलब। तो इन दोनों पर क्या हुआ, एनआरसी और सीए पर काफी दंगे हुए भारत में, ठीक है, तो कुछ उस दौरान भी हुआ और इसको क्या कर दिया गया, कुछ समय के लिए सरकार ने क्या किया, होल्ड पर रख दिया, ठीक है। लेकिन अब 2024 में अब इसको पुनः लागू किया गया, ठीक है। तो ये क्या है, ठीक है, अब इसको ध्यान से पढ़ते हुए, सीए यानी कि सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट, इसमें कुछ शर्तें ये रखी गई है कि 31 दिसंबर 2014 से पूर्व, 31 दिसंबर 2014 से पूर्व जितने विदेशी नागरिक भारत आए, विदेशी नागरिक कहां कहां के, केवल पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान, ठीक है, इन 3 देशों से जितने नागरिक भारत आए, ठीक है, जितने लोग भारत आए और धार्मिक रूप से प्रताड़ित थे, ठीक है, तो उनको इसके आधार पर हम नागरिकता प्रदान कर रहे हैं। उसमें कौन कौन से धार्मिक समुदाय के लोग थे, उसमें कौन कौन से धार्मिक समुदाय के लोग थे भाई, केवल नागरिकता भी उन्हीं को प्रदान की गई है, ठीक है, जैसे उसमें थे हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, ठीक है, पारसी व ईसाई, ठीक है, व ईसाई। हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी, ईसाई, 1 2 3 4 5 6, यानी कि इन 6 समुदाय से संबंधित जितने भी विदेशी लोग यानी कि विदेशी नागरिक भारत आए, ठीक है,
मतलब उनको वहां पर धार्मिक रूप से प्रताड़ित किया गया और अब वे वहां रहना नहीं चाहते। इनके जो देश थे यानी कि अफगानिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश ने इनको खूब प्रताड़ित किया और उन्होंने भारत का रुख कर लिया। तो हमारे भारत देश की यही मानता है कि जो भी मतलब आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक रूप से जो कमजोर व्यक्ति होते हैं, भारत उनकी मदद के लिए हमेशा तैयार रहता है। ठीक है, और हमने क्या किया, इन विभिन्न समुदायों को नागरिकता प्रदान की। ठीक है, इसमें कहा गया है कि सीए के तहत केवल इन सभी समुदाय के व्यक्तियों को नागरिकता प्रदान की जाएगी। ठीक है, इसमें एक अफवाह ये भी उड़ाई जा रही है कि जो भारत में मतलब अन्य समुदाय है जैसे मुस्लिम बहुल, ठीक है, और अन्य जितने भी समुदाय है, और उनमें अफवाह ये फैल रही है कि उनकी नागरिकता यहाँ से समाप्त कर दी जाएगी, लेकिन ये बिल्कुल सरासर गलत है। ठीक है, इसमें केवल इन विभिन्न समुदायों को नागरिकता प्रदान करने की बात कही गई है और सीएए किसी की नागरिकता को छीनने का अधिकार नहीं रखता है। ठीक है, तो ये था सीएए। ठीक है भाई, और आज हमारा नागरिकता वाला जो मतलब चैप्टर है ये आज समाप्त होता है। ठीक है, और आज आपने पढ़ा अनुच्छेद 5 से 11। ठीक है, इसके बाद आगे हम अपना नया टॉपिक कल पढ़ने वाले हैं। ठीक है, आशा करता हूँ आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। ठीक है, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। नमस्कार।